हाँ तो दोस्तों आप कैसे हैं। और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मतलब आप एक्सेल को सीखना चाहते हैं, वो भी अच्छी तरह से। जी हाँ, तो इस वीडियो में मैं आपको आज एक्सेल के बेसिक इंटरफेस, जो आप बेसिक इंटरफेस है और बेसिक फंक्शंस हैं, उसकी जानकारी इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूँ। और ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो आप इस वीडियो में प्राप्त कर पाएँ। तो शुरू करते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन, यदि आप बिल्कुल आज ही से सीख रहे हैं एक्सेल, तो आप चाहेंगे कि एक्सेल को ओपन कैसे किया जाता है फर्स्ट शीट या ब्लैंक शीट को। तो उसके लिए आपको, यदि आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टार्ट मेनू में जाइए। स्टार्ट मेनू में आपको स्टार्ट मेनू नहीं दिखाई देगा क्योंकि डायमेंशंस नहीं है। स्टार्ट मेनू में ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक कीजिए। ऑल प्रोग्राम्स स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से एक फोल्डर दिखाएगा, उसको आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जितने भी ऑफिस के इंस्टॉल एप्लीकेशंस हैं वो आप यहाँ पर दिखाई देंगी। और यहाँ पे आप एक्सेल को क्लिक कर दीजिए और आप एक्सेल आपका ओपन हो जाएगा। चलिए कर देते हैं। और ये आपकी एक्सेल की एक ब्लैंक शीट इसे कहेंगे, वो ओपन हो गई है। ठीक है। अब जब ब्लैंक शीट ओपन होती है तो उस शीट में कुछ भी नहीं होता है, खाली होती है वो शीट, और इस तरह से वो दिखाई देगी। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस वीडियो में क्या क्या कवर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो ऊपर ये रिबन्स कहते हैं इसको, ये रिबन एरिया है। और यहाँ पर आपके पास में टैब्स होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, ये इनको हम टैब्स कहते हैं। और जो ये जो सेक्शन इसके नीचे देख रहे हो ये कहलाता है रिबन। अब रिबन भी कई सेक्शंस में, कई कैटेगरीज में कह सकते हैं डिवाइडेड है। जैसे ये कुछ बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, ये एक बॉक्स है, देख पा रहे हैं कि सेपरेट है। तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड लिखा हुआ है। तो इस क्लिपबोर्ड वाली कैटेगरी के अंदर जितने भी क्लिपबोर्ड से रिलेटेड फंक्शंस हैं वो सारे यहाँ पर एक सेक्शन डिवाइड कर दिया है। और आपको यहाँ पे क्लिपबोर्ड से रिलेटेड जितने भी आइटम्स है यहाँ पर दिखाई देंगे। इसी तरह से फॉन्ट्स, मतलब फॉन्ट्स जो आपका टेक्स्ट होता है उसको मॉडिफाई या फॉर्मेट करने के लिए जितने भी ऑप्शंस होंगे वो आपको इस सेक्शन में दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये आपका रिबन का काम है। उसके बाद यहाँ पर ये जो आप जहाँ पे देख रहे हैं ना A1, इसको हम नेम बॉक्स कहते हैं। ठीक, अब नेम बॉक्स का फंक्शन अब मैं पूछना चाहिए क्या होता है कि देखिए एक्सेल के अंदर अच्छा चलिए सबसे पहले बताता हूँ। ये जो मैंने कर्सर रखा और ये ब्लैक एरिया हो गया है तो इसका मतलब है कि ये एक सिलेक्टेड एरिया है। यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे स्टार्ट, तो यहाँ पे टाइप करना है, स्टार्ट हो जाएगा टाइप हियर। ओके, तो इस तरह से आप ये इसको कहते हैं सेल। एक पर्टिकुलर माउस से क्लिक करने पर एक्सेल शीट में जो एरिया सिलेक्टेड होता है उसको हम सेल कहते हैं। तो ठीक है, ये हो गया आपका सेल। अब इस सेल के अंदर, ठीक है, इस सेल किन चीजों से बना होता है? एक सेल बना होता है कॉलम और रो। एक कॉलम और रो के मिलाप को हम सेल कहते हैं। अब हमें कैसे पता लगे कि कौन सी रो है और कौन सा सेल है? सपोज मैंने यहाँ क्लिक कर दिया, आप एकदम से नहीं केवल आप यहीं देखें जहाँ पे मैंने माउस का कर्सर रखा है, तो आप एकदम से नहीं देख पाएंगे कि ये कौन से सेल में या कौन से कॉलम में है। तो कॉलम इस तरह से जो होते हैं, ये जो वर्टिकल है जिसमें अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं, ये QPABCD, इसको हम वर्टिकली कहेंगे कॉलम। और ये जो न्यूमेरिक्स है इस तरह से आपके ये हैं रोज। तो रो और कॉलम से मिलकर एक सेल बनता है। ठीक है, अब आपको मालूम करना है कि कौन से सेल में है हम, तो उसका पता हम बड़ी आसानी से लगा सकते हैं इस नेम बॉक्स के थ्रू। जहां भी आपका कर्सर होगा
या जहाँ भी जो भी सेल आपका सिलेक्टेड होगा तो वहाँ पर आपको ये नेम बता देगा उस सेल का कि इस सेल का क्या नाम है। तो अभी H13 का क्या मतलब हुआ कि मतलब ये है कि कॉलम H में रो नंबर 13 के अंदर आपका कर्सर है, तो H13। तो देखिए जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये देखिए कॉलम का जो पोर्शन है वो कुछ येलो ऑरेंज टाइप का हो जाता है और रो का भी हो जाता है, तो ये मतलब सिलेक्टेड है। इस तरह से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन से रो में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि किसी भी सेल में टेक्स्ट को हम कैसे एंटर करते हैं। तो मान लीजिए कहीं भी जाइए आप, किसी भी सेल में आप क्लिक कर दीजिए और कुछ नहीं करना होता है, केवल आप स्टार्ट कर दीजिए टाइपिंग, स्टार्ट टाइपिंग। ठीक है, जैसे ही आप टाइपिंग करते हैं अब आप बात करेंगे कि भाई मुझे मैं टाइप कर रहा हूँ, अब मुझे दूसरे सेल में करना है तो कैसे करूँ। तो ये दो तरीके हैं, या तो माउस से क्लिक कर दीजिए दूसरे सेल को, या फिर आप आपके कीबोर्ड के अंदर 4 एरोज होते हैं, एक नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे 4 एरो होते हैं, उनको भी आप यूज कर सकते हैं। यदि आप राइट साइड वाले एरो को करेंगे तो ये आपका जो कर्सर है वो राइट साइड में हो जाएगा, और अगर आप लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में जाएगा, ऊपर वाला करेंगे तो ऊपर, और नीचे वाला करेंगे तो नीचे की तरफ आपका कर्सर जाएगा। तो वही सेल सिलेक्टेड होते रहेंगे जहां पर आप ये एरो से लेके जाएंगे। ठीक है, एक तरीका और होता है टैब, जो कि कैप्स लॉक के ऊपर होता है, उसे भी अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो रोज में चलेगा, ना कि कॉलम में नहीं जाएगा। कॉलम में मूवमेंट कराना है तो अप एंड डाउन, और टैब में अगर आपको कराना है इजीली, थोड़ा शॉर्ट होता है, तो आप उसे अगर केवल फॉरवर्ड आएगा टैब में केवल फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड नहीं होगा। बैकवर्ड आपको एरो से ही करना होता है। तो टैब से भी आप नेक्स्ट कॉलम या नेक्स्ट सेल के अंदर जा सकते हैं। तो चलिए अब ठीक है, तो टैब से आप नेक्स्ट सेल में आ सकते हैं आसानी से, क्योंकि आपके लेफ्ट साइड में होता है और इजीली एक्सेसिबल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने नेम बॉक्स की बात कर ली, हमने सेल्स की बात कर ली। अब आपको सेल पता है कि सेल क्या होते हैं, कॉलम पता है क्या होते हैं, और रोज भी पता है क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं हम फॉर्मूला बार की। एक्चुअली है क्या ये फॉर्मूला बार? देखिए, जब किसी सेल में आप डाटा एंटर करते हैं, सपोज अभी F5 में हूँ और मैं कुछ टाइप करता हूँ, दिस video is specially created for YouTube। ओके, अब ये मैंने टेक्स्ट डाला है अपने एक सेल में जो कि F5 है। तो आप जैसे देख पा रहे थे कि जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ वैसे वैसे ही ये फॉर्मूला बार में भी टाइप होता जा रहा है। बेसिकली फॉर्मूला बार है क्या, वो आपको केवल जो सेल के अंदर डाटा है वो शो करता है ऊपर फॉर्मूला बार में, और कुछ इसका जो है ज़्यादा मतलब नहीं है। वो केवल फॉर्मूला, आपको फॉर्मूला कह सकते हैं, या फिर जो भी टेक्स्ट है वो आपको दिखाई देगा। सेम फंक्शन जैसे कि हमने सेल के अंदर टाइप किया है, वैसे ही आप फॉर्मूला बार जो है उसके अंदर टाइप करेंगे तो सेल में आ जाएगा। सपोज मेरा ये वाला सिलेक्टेड सेल है, यहाँ पे मैं एक नहीं कर रहा हूँ, सीधा यहाँ पे करता हूँ स्टार्ट टाइपिंग। तो देखा आपने, जैसे ही आप टाइप करते हैं फॉर्मूला बार में तो वो एक्सेल के जो सेल है L5 में भी टाइप होता जा रहा है। तो मतलब आप कहीं भी टाइप करेंगे तो फॉर्मूला बार या फिर सेल दोनों में एक ही बात होगी। ठीक है, अगले आगे कुछ वीडियो में या इसी वीडियो में आगे यदि बात होगी फॉर्मूला बार की दोबारा, तो बताऊंगा कि और क्या क्या फंक्शंस होते हैं इस फॉर्मूला बार के। ठीक है, क्योंकि ये ओवरव्यू वीडियो है तो ज़्यादा इन डेप्थ में नहीं जा रहे किसी फंक्शन के। ठीक है जी, अब बात करते हैं हम, ये जो नीचे है ये चीज़ें क्या है, ये शीट क्या है, क्यों है ये शीट यहाँ पर, ये रेडी क्या लिखा हुआ है, और ये किस चीज़ का बटन है। अब बात करते हैं, हम नीचे आ जाते हैं, अब बात करते हैं इस वाली लाइन्स की, स्टेटस बार भी जिसे कहते हैं।
तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके दिख रही होगी कि शीट 1, शीट 2, शीट 3 क्या है। अब शीट 1, शीट 2 वो आपकी जो शीट है। अब ऐसा मानिए कि मान लीजिए आपकी एक नोटबुक है, नोटबुक आपकी हो गई, आपकी ये जो एक्सेल की विंडो है पूरी की पूरी ही एक्सेल की एक फाइल है, ये आपकी हो गई है नोटबुक। अब नोटबुक के अंदर पेज 1, 2, 3, 4 होते हैं। तो उसी तरह से आपकी जो एक्सेल की जो नोटबुक है जिसे हम वर्कबुक कहते हैं, तो उसके अंदर आपके शीट्स जो है वो पेजेस का काम करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर पेजेस आते हैं केवल 3, लेकिन आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर दें, यहाँ पर क्लिक करके तो आप ऐड कर सकते हैं जितना मर्जी, आप जितने मर्जी आप इसमें शीट या पेजेस जिसे कहेंगे आप ऐड कर सकते हैं। और एक और चीज़, मान लीजिए शीट 1, 2, 3 लिखी हुई है, आपको नहीं पसंद आ रही या ज़्यादा पेजेस हो गए, तो आप इसे आसानी से डिलीट भी कर सकते हैं। जस्ट सेलेक्ट कीजिए जो भी डिलीट करनी है, राइट क्लिक करेंगे तो एक कॉन्टेक्स्ट मेनू खुलेगा और उसे डिलीट कर दीजिए। ठीक है जी, अब मैं ये इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, अब मान लीजिए आपकी शीट आपने ये बनाई और इस शीट के अंदर कुछ पर्टिकुलर डाटा है, क्योंकि जब तक हम शीट पे क्लिक करके नहीं देखेंगे कि इसमें शीट में है क्या, तब तक हमें पता नहीं लगेगा। मान लीजिए अब शीट 8 में क्या है कुछ नहीं पता, तो हम क्या कर सकते हैं, शीट के नेम्स रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डाटा जो हमने हमारी शीट के अंदर है। मान लीजिए इस शीट के अंदर नेम्स हैं, तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, इस शीट का नाम मैं नेम्स के नाम से दे सकता हूँ। तो क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा और क्लिक कर दूंगा रीनेम पर, और नेम्स डाटा। तो इस तरह से आप इस शीट्स के नेम भी कर सकते हैं। अब शीट्स हैं, मान लीजिए 1, 2, 3 ना हो गया, आपने सबके नेम्स स्पेसिफाई कर दिए। चलिए इसका कर देता हूँ, एड्रेस है ना, फ़ोन नंबर्स, इस तरह से मैंने सीट्स के कुछ नाम दे दिए। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नेम डाटा है ये पहले आ जाए, सबसे पहले, उसके बाद एड्रेस आ जाए। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे, सबसे पहले मैं चाहता हूँ यहाँ पर शीट 1 की जगह पे नेम डाटा आ जाए। तो क्या करना है, सिलेक्ट जाना है उस पर और उस पर क्लिक करना है, और जैसे क्लिक करके आपको अपने जो लेफ्ट साइड का जो बटन है माउस का, उसे दबा के रखना है। जब दबा के रखेंगे तो इस तरह का एक आइकन आ जाएगा। देखिए मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो ये एक पेज की तरह का आइकन आ गया। अब इसे आप इस ड्रैग करके जहाँ आपको रखना है, तो आप ये देख पा रहे हैं कि ब्लैक साथ में भी आ रहा है, हमारे चल रहा है। तो ये कह रहा है कि यहाँ पे छोड़ दें, और यहाँ छोड़ोगे तो मतलब ये वहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से एड्रेस को भी हम शिफ्ट करना चाहें तो उठा के इसे एड्रेस को यहाँ रख देते हैं, फ़ोन नंबर को यहाँ रख देते हैं। तो इस तरह से आप इनको ऊपर नीचे इधर उधर कर सकते हैं, आपकी अगर कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो तो। ठीक है, चलिए जी, ये हो गया आपका शीट्स। अब मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि भाई मेरी आपने बहुत सारी सीट्स या पेजेस इकट्ठे कर दिए हैं, यहाँ पे बना दिया है 50, 100, 200। अब आप चाह रहे हैं कि मुझे एकदम से 200 लास्ट वाली सीट पे जाना है, तो आप इस वाले बटन को यूज़ करके लास्ट वाले सीट में जा सकते हैं। चलिए अभी तो हमारी जो सीट नंबर लास्ट है वो 5 है, देखते हैं क्या होता है। माफ़ कीजिए, पता नहीं क्यों ये काम नहीं कर रहा है। चलिए, और अब देखते हैं यहाँ पे ये जो स्पेस है ये फिल हो जाएगा जैसे जैसे आप सीट्स इसमें ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर आके ये रुक जाएगा। देखिए अब क्या हो रहा है कि ये सीट्स जितनी भी ऐड करेंगे, सीट के ये साइज छोटे होते चले जाएंगे। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा स्पेस और लेना चाहें तो इसे आप यहाँ से इस तरह से इसे ट्रैक कर सकते हैं, तो और आपकी सीट्स स्पेस हो जाएगी, मिल जाएगी। ठीक है, और यदि आप इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो इसे कर दीजिए। अब आप कहेंगे मेरी सीट्स कहाँ गई भाई बाकी की। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये वर्किंग है। एक्चुअली यहाँ पर इसके पास में स्पेस काफ़ी था इसलिए नहीं जा रहा था। तो आप सपोज सीट 1 में है और लास्ट पे क्लिक करेंगे तो लास्ट शीट आपकी एक्टिवेट हो जाएगी, और ये फर्स्ट में आके एक्टिवेट नहीं होगी, केवल वो आपको स्क्रॉल करके दे देगा, क्लिक आपको खुद ही करना है। और ये जो एरोज है ये 1 बाय 1 चलेंगे। सपोज मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया और C21, 28 इस तरह से ये ऐसे आता रहेगा।
तो ये फंक्शन है आपका इस चीज़ का, जो कि आपका स्टेटस बार भी कहते हैं इसको हम। अब चलिए बात करें हम बेसिक इंटरफेस के बारे में, तो हमने जानकारी दे दी। अब हम बात करते हैं रिबन्स की। अब हम होम टैब के रिबन्स में हैं और आज बात कर रहे हैं ओवरव्यू में कि ये जो चीज़ें हैं, ये आइटम्स हैं, क्या इनके फंक्शन। अब भाई कॉपी तो सबको पता ही होता है, ठीक है, और पेस्ट भी सबको ऑलमोस्ट पता है, कट भी पता होता है, और फॉर्मेट पेंटर। तो चलिए इन चारों के बारे में बता ही देते हैं कि क्या क्या ये होते हैं और क्या इनके यूज़ हैं। अब मैं दूसरी शीट में जा रहा हूँ जहाँ पे थोड़ा डाटा है, इस वाली शीट में। तो देखिए, अब मान लीजिए मेरे के पास में ये कुछ डाटा है, सेल है, और ये जो पेंसिल लिखा हुआ है इसको मैं H1 में डालना चाहता हूँ उठा के। तो क्या करूँगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे, बिल्कुल सही। तो कॉपी, आप यहाँ पर एक बटन है, इसे आप क्लिक कर सकते हैं, और देखिए बटन के क्लिक करने से पहले जब आपका माउस उसके ऊपर होगा तो ये आपको पढ़ के बता रहा है, दिखा रहा है कि इसका क्या फंक्शन है। तो कंट्रोल सी क्या है, ये CTRL क्या है, ये आपका शॉर्टकट है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल सी कीबोर्ड में, या फिर आप इसे क्लिक भी कर सकते हैं। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जो सेल है उसके चारों तरफ कुछ मूवमेंट हो रही है। इस मूवमेंट को एक्सेल लैंग्वेज में या कंप्यूटर लैंग्वेज में हम कहते हैं मार्चिंग आर्म्स। तो जैसे ही आप कॉपी पे क्लिक करेंगे तो मार्चिंग आर्म्स मतलब आपका जो सिलेक्शन है वो कॉपी हो चुका है क्लिपबोर्ड पर। अब H1 में जाता हूँ और वहां पर मैं कंट्रोल V या फिर पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए ये पेस्ट हो गया, सिंपल इजली। अच्छा, अब आप कहें कि मुझे ये जो नेम्स हैं, ये नेम्स सेलेक्ट पेस्ट करने हैं आई कॉलम में, आई यहाँ पर, ठीक है। तो लेकिन मैं एक ही नाम को सिलेक्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं जितने भी हैं ये सारे सिलेक्ट, कुछ 4 या 5 नेम्स हैं उनको कॉपी पेस्ट करना है। तो बिल्कुल आप इसलिए इजी कर सकते हैं। करना ये होगा कि आप किसी भी सेल या फर्स्ट सेल में जाइए जो आपको लेना है, और कॉपी पे प्रेस मत कीजिए अभी, ठीक है। अगर आप 1 बाय 1 करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, और एक्सेल का मतलब होता है कि आपके काम को आसान और जल्दी करना। तो क्या करेंगे, देखिए जब आपका कर्सर, जो माउस का कर्सर है वो डॉक्टर के एक निशान, जो प्लस का साइन होता है उस जैसा है, तो उस पे जाइए जहां आपको पहला सेल आपको लेना है। मैंने केवलिन लेना है, केवल। तो अब मैं क्या करूँगा, इस पे अपना लेफ्ट माउस बटन को दबा के रखूँगा, दबा के रखना, और अपने माउस को नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। अब जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते चले जाएंगे आपके सेल सेलेक्ट होते चले जाएंगे। तो इस तरह से ये आप मान लीजिए इतना डाटा है और छोड़ दीजिए। जब आप छोड़ देंगे तो वो उतने सेल्स आपके सेलेक्ट हो जाएंगे, डार्क ब्लैक बॉर्डर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये सारे अब आप सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप इनके साथ में जो मर्जी करिए। अब हमें करना तो कुछ खास नहीं है, हमें कॉपी करना है, तो कॉपी पे क्लिक करेंगे और भैया H1 में जाके इसे पेस्ट कर देते हैं। ये लीजिए पेस्ट, है ना सिंपल। 1 बाय 1 करते तो टाइम लग जाता, सिलेक्ट किया और पेस्ट कर दिया, ठीक है। इस तरह से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जैसे अभी सिलेक्ट किया है हमने नीचे की तरफ, इसी तरह से हम किसी भी तरफ से इसको कर सकते हैं सिलेक्ट। अब ये मार्चिंग आर्म को हटाने का तरीका, अपने कीबोर्ड में एस्केप कर दीजिए तो वो एंड्स हट जाएंगी। अब मैं बता रहा हूँ आपको कि सिलेक्शन कैसे करें। माउस का कर्सर जब तक आपका वाइट प्लस का साइन है तब तक आप क्लिक करिए और लेफ्ट बटन को दबा के रखिए, और उसे जहां मर्जी जैसे मर्जी घुमा लीजिए। राइट की तरफ घुमा रहा हूँ, वापस लेफ्ट की तरफ लेके आ रहा हूँ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ, मतलब नीचे की तरफ किया तो सिलेक्ट हो गया, ऊपर की तरफ हो तो अनसेलेक्ट हो गया।
ठीक है, अब बीच में रखूं, अब मैं ऊपर की तरफ जाऊंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा और नीचे की तरफ लाऊं तो अनसिलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह सिलेक्शन और अनसिलेक्शन आपका माउस का जो लेफ्ट बटन है वो ही कर देता है, लेकिन बस ध्यान रखना है कि आप अपना माउस का बटन नहीं छोड़ें, और जहां छोड़ेंगे वहां आपका सिलेक्शन कंप्लीट। तो इस तरह से आप ना केवल कॉलम को ही सिलेक्ट कर सकते हैं, आप रोज और कॉलम की डाटा को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ये किया और कॉपी कर दिया और इसे पेस्ट कर दिया। एक्सेल की अच्छी बात यह है कि जितना डाटा आप कॉपी करते हैं उतना ही डाटा आपका उसी ही तरह से उतने ही टेबल्स में या उतने ही नंबर ऑफ सेल्स में पेस्ट भी हो जाता है, चला भी जाता है। चलिए जी, ये हुआ आपका कॉपी और पेस्ट, दोनों फंक्शन मैंने आपको बता दिए। अब बात करते हैं कट की। अब कट का फंक्शन क्या है, क्या करेगा कट? कट का फंक्शन होता है कि आपके जो डाटा है या टेक्स्ट है किसी भी सेल का या सेलेक्टेड सेल का, अगर आप कट करते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ये डाटा यहाँ से हट जाएगा और उस जगह चला जाएगा जहाँ पर आप इसे पेस्ट करेंगे। चलिए अब मैं पेस्ट करता हूँ I5 में। ठीक है जी, I5 में मैंने क्लिक किया और कर दिया पेस्ट। तो आपने देखा कि ये यहाँ का डाटा उड़ के इन में चला गया है। अब आप कहेंगे मैंने तो सिलेक्ट एक ही किया था। भाई एक्सेल जितना डाटा आप ग्रैब कर रहे हैं उतनी स्पेस तो ऑटोमेटिकली ले ही लेगा ना, आपको उसे बताने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे पे 10 रेंज थी या 11 सेल थे कॉलम के अंदर और 2 रोज हैं 2। तो इस तरह से एक्सेल अपने आप ये अंडरस्टैंड करने की क्षमता रखता है कि कितना डाटा सिलेक्ट हुआ है और कितना पेस्ट करना है। तो इस तरह से आप कट और पेस्ट भी यूज कर सकते हैं। अब बात रह गई है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बहुत ही अच्छा फंक्शन है एक्सेल का, आपका वक्त बहुत ज़्यादा बच जाता है। वैसे हमने अभी इस वाले ग्रुप फॉन्ट्स के बारे में नहीं जानकारी दी है, तो लेकिन अभी फॉर्मेट पेंटर बताने के लिए ये जानकारी आपको मैं बताऊंगा अभी। लेकिन फ़िलहाल क्या करता हूँ, मैं कुछ यूज़ करना है मुझे यहाँ का डाटा, जिससे कि अपने टेक्स्ट को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर पाऊँ, तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा कि फॉर्मेट पेंटर किस तरह से एक्चुअल काम करता है। तो देखिए, मैंने सपोज मान लीजिए मेरे पास ये है गिल, मिस्टर गिल का नेम है, और मैं इस मिस्टर गिल को कुछ फॉन्ट्स में कुछ जाके चेंजेस कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ चेंजेस करा, बड़ा कर दिया है मैंने, इसको बोल्ड भी कर दिया है, इटैलिक में ले आया हूँ। अच्छा जी, यार आप हट जाओ। अब आप देख पा रहे हैं कि ये गिल का जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अब अगर मैं ये हमारे पास है फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन ना हो और हम चाहें कि भाई पेंसिल को या बाइंडर को भी मैं बिल्कुल ऐसा ही बना दूं, तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। जितने स्टेप आपने इसको इस तरह का बनाने में किया है वो सारे स्टेप आपको यहाँ भी करने पड़ेंगे, मतलब टाइम कंज्यूम होगा। अब टाइम कंज्यूम तो नहीं करना ना, टाइम बचाने का ही नाम है ना एक्सेल। तो एक्सेल ने ऑप्शन दे दी हमें फॉर्मेट पेंटर की। तो कैसे यूज करते हैं फॉर्मेट पेंटर? मान लीजिए ये हमने पहला सेल है, हमने इसको फॉर्मेट कर लिया। अब करना क्या, अपने कर्सर को ले जाके इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट मतलब क्लिक कर दीजिए, ये सिलेक्ट है। अब क्लिक कर दीजिए फॉर्मेट पेंटर को, फिर से मार्चिंग हटाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये कॉपी हो गया है, आप अपने कर्सर को देखिए, उसके साथ में एक ब्रश भी जुड़ गया है, जुड़ गया ना ये। तो ये क्या कह रहा है कि भाई अब इसे कहीं भी ले जाओ और पेंटिंग शुरू कर दो। जी हाँ, अब मान लीजिए मुझे बाइंडर को सेम टू सेम बनाना है, करूँगा क्या, क्लिक कर दूंगा इसको, उसके ऊपर ले जाके टिश, ये लीजिए हो गया सेम टू सेम। इसे कहते हैं हम फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर बहुत अच्छा फंक्शन है। अब मान लीजिए आपके पास में डाटा है ये, अब आप कह रहे हैं कि मुझे एक ही टेक्स्ट नहीं करना है, मुझे कई सारा टेक्स्ट जो है मिस्टर गिल जैसा या बाइंडर जैसा बनाना है, जो कि फॉर्मेट करना है इस टाइप से। तो क्या करें, तो पहले तो वो सेल सेलेक्ट कर लीजिए जहां से आपको फॉर्मेट लेना है और कर दीजिए फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक। ओ भाई, माउस का बटन दबा लीजिए लेफ्ट वाला और इसे
नीचे की तरफ कर लीजिए या फिर राइट की तरफ खींच दीजिए, और साथ में ब्रश लगा हुआ मतलब पेंट हो जाएगा फॉर्मेट, और छोड़ दीजिए। ये देखिए, तो जितना आपने सिलेक्ट किया उतना टेक्स्ट और डाटा बिल्कुल स्केल और बाइंडर जैसा हो चुका है। तो ये फंक्शन है आपके फॉर्मेट पेंटर का, बहुत ही अच्छा फंक्शन है। चलिए अब मैं इसको वापस नॉर्मल मोड कर देता हूँ इसका, ठीक है जी। चलिए एक महत्वपूर्ण जानकारी एक्सेल के बारे में या फिर एक्सेल के बेसिक ट्यूटोरियल है तो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम मिस्टेक कर देते हैं किसी भी काम को करने की, और अब यहाँ पे तो हम इरेजर यूज़ नहीं करते हैं है ना। तो एक्सेल या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एक बहुत अच्छा फंक्शन दिया है, डू, रीडू और अनडू का। रीडू का मतलब है, पहले अंडू का समझ लीजिए। अंडू का मतलब है कि जो बैक स्टेज में जाना, ठीक है। मान लीजिए मैंने पेंसिल पे सिलेक्ट किया हुआ है और मेरे पे ये गलती से डिलीट हो गया, ठीक है। अब या तो मैं दोबारा से PENCIL दोबारा से लिखूं, या फिर मैं अपने कीबोर्ड पर अंडू का बटन अंडू दबाऊं। अंडू का बटन खेलने के लिए हमें कंट्रोल Z करना होगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ ये जो एरो दे रखा है, एक रिवर्स टाइप का एरो है, इसे आप अंडू कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अंडू हो गया। अब यहाँ पर जैसे ही आप अंडू किया तो आपके पास में एक ऑप्शन और है, ये ऑप्शन है रीडू का। तो आप इसे रीडू कर सकते हैं, मतलब मैंने डिलीट किया था, अब मैं दोबारा डिलीट कर दूंगा अगर इस बटन को दबा दूंगा तो। जी हाँ बिल्कुल, तो इस तरह से आप कंट्रोल Z आपका जो है अंडू हो जाएगा, और रीडू के लिए आप कंट्रोल Y का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है जी। ओके, अब बात करते हैं हम होम रिबन के फॉन्ट सेक्शन के बारे में। ये जो फॉन्ट्स हैं क्या है, अब फॉन्ट्स जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में जो भी आप टाइप करते हैं उसे डिफरेंट स्टाइल्स में आप रख सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन है हमारे पास है फॉन्ट्स के, यू कैन फॉन्ट फेस है ये। मान लीजिए ये अभी आपका जो फॉन्ट चल रहा है, क्या नाम है इसका, जॉर्जिया। अगर आप यहाँ पर जाएंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे इस एरो पे, तो बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास में आ जाएंगी। और एक्सेल 2007 बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसमें जैसे ही आप किसी भी फॉन्ट पे माउस को केवल ओवर करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, क्लिक करे बगैर भी आप इसका प्रीव्यू देख पाएंगे। मैंने पेंसिल सेलेक्ट किया हुआ है, तो देखिए किस तरह से वो फॉन्ट उसका चेंज होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई भी फॉन्ट अगर आपको पसंद आ जाए तो आप उसे कर सकते हैं। अब एक चीज और, जब आप माउस का यूज कर रहे हैं तो ठीक है, माउस का यूज यहाँ तक हो रहा है। अब इसके नीचे जाने के लिए क्या है, या तो अब यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा और ऊपर कर लीजिए टेक्स्ट को, फिर आप कर सकते हैं माउस को, या फिर आप कीबोर्ड का जो डाउन एरो होता है, नीचे की तरफ का एरो होता है, उसे यूज कर लीजिए। तो वो भी आपको सेम फंक्शन दिखाएगा जो आपके माउस का है। ये जो फॉन्ट है अच्छा लग रहा है, इसको आप यदि पसंद कर रहे हैं और चाहते हैं लेना तो आप इसे ले सकते हैं, या फिर ये, और इसे आप क्लिक कर दीजिए। तो इस तरह से आपका ये फॉन्ट चेंज हो गया है। अब फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। अब फॉन्ट का साइज भी बड़ा कर सकते हैं आप। तो आप फॉन्ट का साइज, यहाँ जो नंबर लिखे हुए हैं फॉन्ट साइज ले सकते हैं, और वही माउस से अगर होवर करेंगे तो आपको दिखाएगा कौन से साइज कितना और क्या इफेक्ट होगा आपके जो शीट है या फिर टेक्स्ट है बिना अप्लाई किए। अब जब आप क्लिक कर देंगे तो वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, वो अनडू कर सकते हैं, या फिर यहाँ से फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। अब फॉन्ट चेंज करने के लिए आपके पास में ये ऑप्शन भी है, एक बड़ा ए लिखा हुआ है और एक छोटा ए। बड़े ए का फंक्शन है कि आप इसे क्लिक करेंगे तो छोटा होता चला जाएगा टेक्स्ट आपका, और बड़े पे करेंगे तो वो बड़ा होता जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद में फॉन्ट या BIU, ये क्या क्या है देखिए।
इसके अंदर बी करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग हो गया टेक्स्ट आपका। इटैलिक मतलब थोड़ा इटैलिक साइज में आ जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाता है ये। और यू और अंडरलाइन है, यहाँ पे अंडरलाइन मतलब है इसका, इसे कंट्रोल यू भी करके आप अप्लाई कर सकते हैं तो आपके टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाएगी इस तरह से। और डबल लाइन करनी है तो आप डबल लाइन भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। आप देखिए इसके अंदर फॉन्ट कलर सिलेक्टेड रखिए टेक्स्ट को, तभी कुछ पता लगेगा। और देखिए एक्सेल के अंदर कितनी अच्छी बात है, जो जो आपने अप्लाई किया है वो सारे जो बटन्स हैं वो आपके गोल्डन कलर में हो गए हैं। ठीक है, देखिए अभी मैंने बोल्ड भी यूज किया है, इटैलिक भी किया है और डबल लाइन भी किया है। तो अच्छा, अब हम अपने फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं। तो कलर के लिए आप इस एरो पे क्लिक करें और बहुत सारे आ जाए। अगेन सेम चीज, आप इसके अंदर कीबोर्ड से भी चेंज कर सकते हैं और माउस भी ओवर कर सकते हैं। और देखिए क्या डिफरेंट कलर और कैसे कैसे स्टाइल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप क्लिक कर दीजिए और यूज कर लीजिए, अप्लाई कर दीजिए। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब ये तो हो गया फॉन्ट के बारे। अब ये जो है ये क्या है, ये फिल कलर है। आपकी जो सेल का जो बैकग्राउंड है, अभी क्या बैकग्राउंड है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, वाइट बैकग्राउंड है। अगर आपको वाइट बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है किसी कारण से तो आप इसे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या शानदार कलर है। चलिए, अब यही नहीं, अब सिलेक्शन तो आपको मैंने बताया ही है ना कि अगर आपको बहुत सारी सेल्स को एक जैसा फॉर्मेट करना है, कलर करना है, तो उनको सिलेक्ट कर लीजिए और भाई क्लिक कर दीजिए जो भी आपको कलर पसंद आ रहा है। ठीक है ना, इस तरह से मान लीजिए ये ले लिया। ठीक है, और फॉन्ट हमारा कौन सा है? अभी रेड है, यहाँ देख रहे हैं ना रेड, तो आपका जो टेक्स्ट है वो रेड में ही टाइप होगा। ठीक है, अब इसमें दिखाई नहीं दे रहा है तो थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर को। तो आप इस तरह से क्लिक कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर है वो तो आपका ब्लैक ही है टेक्स्ट का, लेकिन अगर अभी एक्टिव कलर यहाँ पर है वो है रेड। अगर आप ऐसे ही क्लिक कर देंगे तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इतना सिलेक्शन किया आपने, इन सभी टेक्स्ट के कलर को आप चाहते हैं कि रेड हो जाए, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए या दूसरा चेंज कलर कर लीजिए। ये देखिए सारे कलर एक साथ चेंज हो रहे हैं। तो इस तरह से आप टाइम बचा सकते हैं एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे बॉर्डर्स की। जी हाँ, ये बॉर्डर्स हैं। क्या बॉर्डर है? ये सेल के लिए बॉर्डर्स हैं। मान लीजिए इतनी सेलेक्ट करता हूँ मैं, सिलेक्शन पे चलते हैं, एक सेल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम बात करते हैं सिलेक्शन पर। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो बॉर्डर्स हैं ये थोड़े चेंज हो जाए। ठीक है, थिक बॉक्स आ जाए। तो जितना हमने सिलेक्ट किया पोर्शन, उसके चारों तरफ एक थिक बॉक्स आ गया है। जी हाँ, और लाइन कलर भी आप जैसे, अब ये जो बॉक्स बन गया है बहुत अच्छा लग रहा है, इसके अंदर कुछ डालना है डेटा है तो वो आप डाल सकते हैं। अब उतना ही सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा चेंज करना है और तो थिक बॉक्स के अंदर यहाँ पर लाइन कलर भी आ रहा है, तो आप चाहें तो लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इसका आप ये दीजिए, तो ये उसी कलर का आपका लाइन कलर आ गया। चलिए, इसी तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं अच्छे से। ये लीजिए, अब बात करते हैं बॉर्डर से। आप ज़्यादा डीप इन डेप्थ नहीं जाना है, बहुत सारी चीज़ें आप खुद भी अप्लाई करके देख सकते हैं। और अगर कोई गलती हो जाए तो कंट्रोल जेड का ऑप्शन तो आपके पास में है ही। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट एक ही जगह पे करना अच्छी बात नहीं है और आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब हमारे पास में अलाइनमेंट, ये वाला सेक्शन इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, इसे आप ध्यान से देखिए। पहले इसको हटा देते हैं। अलाइनमेंट क्या है कि अभी जो अलाइनमेंट है
क्योंकि मैंने बताया जो अलाइनमेंट जो एक्टिव होगा बटन वो आपको यहाँ पे गोल्ड कलर में दिखाई देगा। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि हमारा अलाइनमेंट जो है बॉटम अलाइन है। बॉटम अलाइन का मतलब है कि जो टेक्स्ट है आपका जो नीचे वाली लाइन है उसके नज़दीक रहेगा, उस पर या उसके नज़दीक रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही सिलेक्ट किया मैंने बाइंडर, तो मुझे पता लगा कि भाई ये वाला भी गोल्ड हो गया है। इसका मतलब है कि हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑलरेडी सेंटर्ड है। तो मैं चाहूँ तो इसे दोबारा क्लिक करके हटा सकता हूँ सेंटर से। अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट आपका बॉटम ही रहता है, उसे आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लीजिए सेंटर या मिडल अलाइन करना है तो उस पर क्लिक कर दीजिए, और भाई अप करना है टॉप करना है तो टॉप भी कर सकते हैं। तो देखा आपने, इसी तरह से कर्सर अप डाउन हुआ है, ठीक है। इसी तरह से टेक्स्ट का अलाइनमेंट आप कर सकते हैं लेफ्ट अलाइन, सॉरी राइट, या फिर लेफ्ट या फिर सेंटर। तो टेक्स्ट को आप इस तरह से मूव करा सकते हैं। अब ये है ओरिएंटेशन। अभी जो ओरिएंटेशन होता है हमारा बिल्कुल फ्लैट होता है, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, एंगल कर सकते हैं, काउंटर, एंटी क्लॉकवाइज, वर्टिकल, रोटेट टेक्स्ट अप एंड डाउन। देखिए इस तरह से हो गया। तो आप इस तरह से ओरिएंटेशन भी इसका चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमें करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल जेड करके अपना सीधे से इसे ले आते हैं बाय डिफॉल्ट। इसी तरह से यहाँ पर इंडेंट्स हैं, यहाँ पे इंक्रीज इंडेंट, सॉरी सिलेक्ट कर लीजिए, टेक्स्ट को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है। अब ये सेंटर में डल किया था, अब मुझे सेंटर नहीं रखना है, थोड़ा सा सेंटर से कम यहाँ पे रखना है, तो आप इसे इंक्रीज कर सकते हैं, और अगर आपको लेफ्ट की तरफ तो डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद दो ऑप्शन हमारे पास बचे हैं, वर्ड रैप और मर्ज सेंटर। अब वर्ड रैप क्या है, चलिए इसके बारे में बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे तो हम इस वीडियो में लेट जा रहे हैं, थोड़ा लेट हो रहे हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, जिससे कि आप ओवरव्यू तो कम से कम जल्दी से सीख पाए और अपना एक्सेल का यूज़ करना जल्दी कर दें। तो सपोज मैंने टाइप किया दिस इज अ गुड वीडियो दैट विल हेल्प मैनी फ्रेंड्स। अब आप देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे मैं टाइप कर रहा हूँ, ये हमारे जो सेल है L4 उसको क्रॉस कर गया, जे में भी चला गया, के में भी चला गया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल टाइप कर रहा है, क्योंकि अभी हम टाइप कर रहे हैं। जैसे ही हम एंटर करेंगे या एस्केप करेंगे या फिर कोई एरो या कुछ और क्लिक करते हैं कहीं पर, तो ये जो टेक्स्ट है दिखाई तो देगा कि दूसरे सेल में जा चुका है, लेकिन जब आप उस सेल पे जाएंगे, देखिए यहाँ पे गए तो फॉर्मूला बार में दिखाई दे रहा है पूरा टेक्स्ट, लेकिन यहाँ पे गए तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं। तो लेकिन अब आप कहेंगे कि यहाँ पे तो है, ये दिख रहा है मुझे, दैट विल हेल्प मे करके जे में भी आ रहा है। जी नहीं, अगर आप जैसे ही कुछ और टाइप करेंगे इस वाले सेल में जे में, तो ये आपका हट जाएगा, ठीक है। अरे ये क्या हुआ, मैंने तो लंबा सा टेक्स्ट किया था, फ्रेंड्स तक था, अब तो दिख तो नहीं रहा है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे ही माउस को यहाँ पर ले जाएंगे कॉलम के अंदर, तो 2 एरोज हो जाएंगे साइड में। इस तरह से जब आपका एरो जो कर्सर चेंज हो जाए, तो उसे आप क्लिक कीजिए और ड्रैग कीजिए राइट या लेफ्ट। राइट में करेंगे तो इसकी साइज बड़ा होगा और आपको टेक्स्ट दिखाई देगा पूरा। लेफ्ट करोगे तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसकी जो विड्थ है वो बढ़ा सकते हैं टेक्स्ट के अनुसार या घटा सकते हैं। इसी तरह से अब मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे कॉलम की हाइट विड्थ नहीं बढ़ानी है, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट है पूरा दिखाई दे। तो इस चीज़ के लिए हम प्रयोग करते हैं रैप टेक्स्ट का। चलिए इसे क्लिक कर दीजिए, तो आपने देखा कि टेक्स्ट जो है ऑटोमेटिकली ही जो सेल की जो रो की जो हाइट है वो ऑटोमेटिकली अकॉर्डिंगली टेक्स्ट के फिट हो गई है। क्यों, रैप टेक्स्ट जो है केवल आपके रो में इफेक्ट करेगा, आपकी जो कॉलम की विड्थ है उसमें कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। आप रो की हाइट को मैनुअल भी एडजस्ट कर सकते हैं लाइक दिस,
या फिर दिस। अब ये हो गया, ये जो रैप टेक्स्ट हुआ था, अब मैंने क्योंकि मैनुअली कर दिया है तो अब इफेक्ट नहीं हो रहा है इस चीज़ का। तो क्या आप इसे ड्रैग कर सकते हैं नीचे, अकॉर्डिंग टू आपके टेक्स्ट जितना है वो सारा इसमें फिट आ जाएगा। तो रैप टेक्स्ट का मतलब ये हुआ कि जितना भी सेल के अंदर डाटा है वो शो होगा, और उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, उस टेक्स्ट की लेंथ के अकॉर्डिंग ही आपकी रोज की हाइट बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, अब मान लीजिए मैं थोड़ा कम करता हूँ, अब आप कहेंगे नहीं हटेगा। जी हाँ, बिल्कुल हटेगा, क्योंकि हमने मैनुअली किया है। अगर बाय डिफ़ॉल्ट रहता तो ये अप एंड डाउन अपने आप होता। चलिए, अब ये भी हो गया हमारा क्या हो रहा है टेक्स्ट। मर्ज एंड सेंटर क्या चीज़ है भाई? अब मर्ज एंड सेंटर का मतलब है कि टू सेल्स के डाटा को एक ही सेल के अंदर क्लब करना। जी नहीं, आप टू कॉलम के जो टेक्स्ट है उसको मर्ज नहीं कर सकते एक सेल में। मर्ज एंड सेंटर का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका जो टॉप मोस्ट टेक्स्ट है वो आपका मर्ज हो जाएगा जितना भी आपने रोज या सेल सेलेक्ट किए। सपोज मैंने 3 सेलेक्ट किए और मर्ज सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ, तो एक वार्निंग देगा कि आपका जो टेक्स्ट है जो लेफ्ट मोस्ट डाटा है वही इसमें रहेगा और बाकी आपका ख़त्म हो जाएगा। और ओके कर देंगे तो आपका जो टेक्स्ट है मर्ज कर देगा तीनों सेल के अंदर। अब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपका एक ही सेल हो गया है। ठीक है, बाकी के सेल इफेक्ट नहीं हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा फंक्शन है एक्सेल का। यदि आपका कोई डाटा है जो कि आप इस तरह से प्रेजेंट करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते हैं कि वो अलग अलग सेल में डिवाइडेड दिखाई दे, तो आप मर्ज एंड सेंटर का फंक्शन बहुत अच्छे से यूज़ कीजिए, ये बड़ा ही अच्छा है। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट नंबर्स की। यहाँ पर नंबर्स हैं, जैसे 50 नंबर है, ये जनरल है। करेंसी में कन्वर्ट करना है तो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। डेट में अगर इसको करना है तो डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यही एक ही नंबर 50 लिखा हुआ था, और नंबर है तो नंबर। ठीक है जी, इसके अंदर परसेंटेज का साइन अगर फिट करना है तो परसेंटेज आ जाएगी, इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, और ये फ्रैक्शन भी। तो इस तरह से आप ये यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप काउंटिंग नंबर फॉर्मेट भी कर सकते हैं। यूरो का लगाना है निशान, साइन, या फिर येन चाइनीज़ है, तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। इनके डॉलर साइन अगर आपको लगाने हैं, मुझे इतने सारे में लगाना है अगर डॉलर का साइन, तो मैं क्या करूँगा, डॉलर पे जाऊँगा और क्लिक कर दूँगा। जी, सब में डॉलर आ गया। अच्छा, तो इसी तरह से ये जो डेसिमल है इंक्रीज कर सकते हैं हम, डेसिमल पॉइंट्स यहाँ से हम इसे डिक्रीज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेट की। कंडीशनल फॉर्मेट जो आपके टेक्स्ट है उसको कंडीशनल फॉर्मेट बन क्रिएट कर देगा। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट भी कह सकते हैं, थोड़ा इंटरेस्टिंग भी कह सकते हैं, लेकिन इसको अभी हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी इन डेप्थ व्यू है। केवल एक फॉर्मेट आपके टेक्स्ट को जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेट बाय यू टेक्स्ट आपका जो है मॉडिफाई या फिर फॉर्मेट करेगा। फॉर्मेट टेबल ऐसा ये कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको करना ये है कि जो भी सिलेक्शन कर रहे हैं आपके टेबल के फॉर्मेट को, या फिर कोई जो आपका डाटा है उसको फॉर्मेट करना है अकॉर्डिंग टू टेबल फॉर्मेट में, तो आप सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर जाइए और माउस से आप चेक कर सकते हैं। सपोज ये लेना है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, क्लिक करते ही जैसे आप करेंगे तो आप चेंजेस हो जाएंगे। ओके, अभी ये इस तरह से हो रहा है। ये हो जाएगा क्योंकि शायद उसे ऑलरेडी फॉर्मेट हो रखा है ये, तो इस तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं।
एक सेकेंड, चलिए मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है टेबल्स, ये डाटा, और मैं कंडीशन फॉर्मेट जाता हूँ। ओके, इसे क्लिक कर देता हूँ, तो इस तरह से आपका चेंजेस हो जाते हैं। अब आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। एक बार अप्लाई करने के बाद में आपको जैसे ही माउस को मूव करेंगे, अलग अलग जो फॉर्मेट है टेबल्स का वो आपको दिखाई देगा, तो और प्रीव्यू भी दिखाई देगा साथ में। तो आप जो भी लेना चाहें उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो आपका वो सेट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर है स्टाइल्स भी आप इसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का, सेल्स का। मान लीजिए ये स्टाइल लेना है या ये लेना है या ये इस टाइप से लेना है, तो और लेना चाहे तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और भी आ जाएंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मेट्स आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी टेबल के अंदर, स्टाइल्स भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हम इनको हटा देते हैं और डेटा कहाँ है हमारा, ये रहा। अब बात करते हैं इंसर्ट सेल्स। सेल्स को हम इंसर्ट कर सकते हैं। इंसर्ट कॉपीड सेल, कोई आपने सेल को सिलेक्ट किया और यहाँ से क्लिक कर देंगे तो सेम फंक्शन है। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पेस्ट करना है, तो इसे आएंगे इंसर्ट कॉपीड सेल कर सकते हैं। डाउन करने के लिए बोल रहा है तो डाउन करके आ जाएगा। ठीक है, अगर इंसर्ट शीट रो करना है तो यहाँ पर रो हो गई है, ये रो ऐड आ गई ना, 2 नंबर ऐड हो गए यहाँ पर, और जो नीचे का है वो शिफ्ट हो जाता है। और शीट का कॉलम अगर आपको इंक्रीज करना है, इंसर्ट करना है, तो इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं, तो इस तरह से। और इंसर्ट शीट जो कि हमने यहाँ पे किया था, आप 16 है, 24 भी हो गया, तो इस तरह से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये आपके सेल्स के फंक्शन है। डिलीट करना है अगर कोई सेल आपको, तो वो भी आप इसमें कर सकते हैं। मान लीजिए ये है और मुझे डिलीट करना है, डिलीट सेल करना है, तो अब ये पूछ रहा है कि डिलीट तो सेल हो जाएगा आपका, लेकिन उस जो सेल की स्पेस बचेगी उसे क्या करना है। तो हम इसे सेल को शिफ्ट अपवर्ड कर देते हैं, तो नीचे का जो सेल का डाटा है वो अप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इसी तरह से आप चेंजेस कर सकते हैं, सेल में इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि एंटायर रो ही डिलीट हो जाए, ये वाली A5 सेल में सेलेक्ट किया है और मैं चाहता हूँ रो 5 डिलीट हो जाए। तो अब ध्यान से देखिएगा कि जो 6 का डाटा है वो ऊपर आ जाएगा और वो जो 5 है वो डिलीट हो जाएगी। ये देखिए 6 का डाटा 5 में आ गया और वो रो डिलीट हो चुकी है। तो इस तरह से कॉलम भी डिलीट हो सकता है और आप इसे शीट को भी डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर्मेट में आएंगे तो यहाँ पे रो हाइट इंक्रीज करनी है आपको, आप यहाँ पे मैनुअली एंटर करेंगे तो ऑलमोस्ट ऐसे तो हो गई। मान लीजिए ये रो मैंने सेलेक्ट की और यहाँ पर मैं रो हाइट इंक्रीज कर देता हूँ 25। तो इस तरह से आप रो हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, कॉलम की विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। अब एक चीज़ है हाइड एंड अनहाइड। जी हाँ, हाइड या अनहाइड का फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं, दो तरीके हैं। मान लीजिए कॉलम को आपको हाइड करना है तो राइट क्लिक कीजिए और यहाँ पे हाइड पे क्लिक कर दीजिए, तो ये हाइड हो जाएगा। वापस लाने के लिए अनहाइड कर दीजिए, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो हमारा कॉलम था कौन सा था, डी ई कॉलम एफ और डी के बीच में आता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, डी और एफ को सिलेक्ट करके तब उसे अनहाइड करेंगे, तो वो आपका जो कॉलम हाइड हुआ था वो आ जाएगा। इसी तरह से आप रो को भी हाइड कर सकते हैं। भाई 7 हाइड हो गया, वापस लाने के लिए दोनों की पहले और बाद वाले रो को सिलेक्ट कीजिए और उसे कर दीजिए अनहाइड। इस तरह से आप जो है इसको अनहाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है एडिटिंग का, ये
एडवांस ट्रेनिंग में बताएंगे, क्योंकि अभी हम ओवरव्यू दे रहे हैं, तो ये स्किप करते हैं इस सेक्शन को, क्या है ये। और अब बात करते हैं, हाँ इसमें ये चीज़ देख सकते हैं, इसके अंदर हम फाइंड एंड रिप्लेस, ये अच्छा है, सिलेक्ट फाइंड एंड रिप्लेस। कि सपोज मान लीजिए आपके पास में बहुत सारा डाटा है जो कि, और उसमें से कुछ चीज़ आपको फाइंड करनी है कि उसमें है या नहीं है, तो क्या करेंगे, आप इसे क्लिक कर देंगे, ये एक दूरबीन सा है, इसे क्लिक करेंगे तो फाइंड की ऑप्शन आ जाएगी। अब फाइंड की ऑप्शन आ गई है तो आप इसे सर्च कर सकते हैं। मुझे सर्च करना है भाई, इसमें जार्डाइन कहाँ लिखा हुआ है, JARDINE अब लिखा और मैंने क्लिक किया, भाई फाइंड करो। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे फाइंड पर, तो जो कर्सर है ऑटोमेटिकली वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ पर ये वर्ड लिखा हुआ है। और तो और मान लीजिए आपको पूरा याद नहीं है और आपको कुछ वर्ड याद है उसके, लेकिन वो वर्ड एक सीक्वेंस में है, ये नहीं मतलब मान ले आपका नाम आदित्य है और आपको ADIT की जगह आप AYT ऐसा कुछ लिख देते, नहीं आदित्य है तो आप AD लिख सकते हैं, तो आप वो फाइंड करेगा। चलिए अब मैं इसमें सर्च करना चाहूँगा हॉवर्ड को, ठीक है, तो मेरे को हॉवर्ड की स्पेलिंग नहीं आती, मुझे पता नहीं है क्या स्पेल होगा, तो केवल हाउ लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, एंटर किया तो वो हॉवर्ड पे चला गया, क्योंकि HOW तो एटलीस्ट वहाँ पर है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि कितने हैं ऐसे, हॉवर्ड नहीं है, कोई और वर्ड है सपोज, तो मैं चाहूँगा कि कौन कौन से वर्ड है जहाँ पे हाउ लिखा हुआ है, तो मैं क्लिक कर दूंगा फाइंड ऑल पर। अनफॉर्चुनेटली एक ही है तो इसलिए से एक ही दिखाया। चलिए मैं दूसरा वर्ड लिखता हूँ जार्डाइन, तो जार लिख देता हूँ और मैं कहता हूँ भाई फाइंड ऑल, तो इसने बताया कि 2 है जिसके अंदर JAR आया है, तो इस तरह से आप इसे फाइंड कर सकते हैं। फाइंड ऑल आपको बता दिया, पता लग गया कि जितने भी हैं फाइंड ऑल कर सकता है। फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट ब्लैंक है, कुछ है नहीं इसलिए ब्लैंक में जा रहा है, वो JR करना है और मुझे कहता हूँ फाइंड नेक्स्ट, फाइंड नेक्स्ट। तो आपने देखा किस तरह से कर्सर सिलेक्ट हो रहा है, तो फाइंड ऑल, फाइंड नेक्स्ट और फाइंड। अब बात करते हैं रिप्लेस की। मान लीजिए आप कोई वर्ड ढूंढ के उसको रिप्लेस करना है एक्सेल के अंदर किसी और वर्ड से, मुझे JARDIN ही है, इसको मैंने जार्डिन की जगह जार्डिन करना है, तो क्या कर सकते हैं, JARDIN ये कर रहा हूँ मैं। और मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ पे JARDINE आया है वहाँ वहाँ JARDIN आ जाए, मतलब E हट जाए। तो हम क्या करें, लिखा मैंने कि मुझे इससे रिप्लेस करना है और कर दूंगा रिप्लेस। अगर मैंने क्लिक किया एक बार रिप्लेस पे तो एक ही रिप्लेस होगा, और अगर मैं कह देता हूँ कि भाई सारी जगह रिप्लेस कर दो, तो मैं यूज़ करूँगा रिप्लेस ऑल को, और मैं यूज़ करने जा रहा हूँ रिप्लेस ऑल। तो एक्सेल बता रहा है कि इसने 2 रिप्लेसमेंट कर दी हैं, और देखिए जार्डिन जार्डिन। तो इस तरह से आप फाइंड एंड रिप्लेस एंड फाइंड का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे और भी हैं जो कि एडवांस है थोड़े, वो आपको अगले वीडियो में एडवांस ट्रेनिंग के अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो चलते हैं अब नेक्स्ट टैब के अंदर। हमने अभी होम रिबन के बारे में जानकारी ली है इस वीडियो में, अब हम अगले वीडियो में इंसर्ट के बारे में सीखेंगे कि क्या क्या है इसके अंदर और कैसे आप इसको यूज़ करके अपनी एक्सेल के एक्सपर्टीज को बढ़ा सकते हैं और माफ़ कीजिए एक्सेल के मास्टर आप बन सकते हैं।